नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। सीजीपीएससी द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैं 10 क्वेश्चन लेता हूं और प्रत्येक प्रश्न को विस्तार से बताता हूं। तो इस वीडियो में भी मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन सुमेलित करने वाला है, मतलब जोड़ी मिलाने वाला है। देख लेते हैं, एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरी तरफ उनके पारंपरिक कार्य। तो जो कमार जनजाति है, इसका जो पारंपरिक कार्य है वो है बांस शिल्प कला, मतलब बांस से चटाई जो टोकरी वगैरह बनाया जाता है ना, तो बांस शिल्प कला ये कमार जनजाति से संबंधित है। कंवर जनजाति की बात करें तो ये सेना के रूप में काम करते थे, सैनिक के रूप में, तो सैन्य कार्य इनका बताया जाता है। भतरा जो कि बस्तर क्षेत्र में इनका संकेंद्रण है, भतरा जनजाति का, ये सेवक के रूप में कार्य करते थे। जो बड़े बड़े जो अमीर लोग होते थे ना, जो भी रईस लोग होते थे, उनके घर सेवक के रूप में काम करते थे। अगरिया जनजाति लौह शिल्प कला से संबंधित हैं। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? 3 4 2 1, 3 4 2 1 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं, 3 4 2 1 ये आपका राइट आंसर होगा। हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ अन्य जनजातियों के पारंपरिक कार्य भी देख लेते हैं इनके अलावा। तो जो बैगा जनजाति है ये पुजारी के रूप में काम करते हैं, गोंड जनजाति के। उसके बाद जो कोरकू जनजाति है ये मिट्टी खोदने का काम करते हैं, कोरकू खोदने का काम करते हैं। उसके बाद जो खैरवार जनजाति है ये खैर नामक वृक्ष से कत्था निकालने का काम करते हैं। वहीं कोल जनजाति ये कोयला निकालने का काम करते हैं, कोल कोयला ऐसे आप लोग याद रख सकते हैं। कंडरा जनजाति ये भी बांस शिल्प कला से संबंधित है, कंडरा जनजाति, लेकिन ये बांस के बर्तन बनाते हैं। तो अगर कभी पूछा जाए ना बांस का बर्तन बनाने का पारंपरिक कार्य किस जनजाति का है, तो कंडरा जनजाति। तो जनजातियों के जो भी पारंपरिक कार्य हैं, मतलब जनजातियों से जुड़ी तमाम चीजें सीजीपीएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये आपको बताना है। बैगा गोंडों के पुजारी के रूप में कार्य करते हैं। अभी मैंने पीछे बताया कि जो बैगा जनजाति है उनका पारंपरिक कार्य है गोंड जनजाति के पुजारी के रूप में कार्य करना, तो ये तो बिल्कुल सही है। दूसरा दिया है, गोंड स्वयं को मेटाभूम कहते हैं। देखो, जो गोंड जनजाति के लोग हैं ना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, और इसकी 41 उपजातियां पाई जाती है। जो गोंड है ना, इनकी 41 उपजातियां पाई जाती है। तो जो गोंड जनजाति के लोग हैं ये स्वयं को मेटाभूम नहीं कहते हैं, कोयतोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयतोर। याद रखेंगे, जो गोंड जनजाति के लोग हैं स्वयं को क्या कहते हैं? कोयतोर। क्या कहते हैं? कोयतोर। कोयतोर का मतलब होता है पर्वतवासी। देखो, जो गोंड शब्द है ना, ये गुंड शब्द से बना है। गुंड एक तेलुगु भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पर्वतवासी। तो जो गोंड है स्वयं को कोयतोर कहते हैं, पर्वतवासी कहते हैं गोंड जनजाति के लोग। वहीं अगर मेटाभूम की बात करूं तो ये जो मेटाभूम है ये अबुझ माड़िया जनजाति के लोग को मेटाभूम कहा जाता है। तो अबुझ माड़िया मेटाभूम कहलाते हैं और गोंड जो है कोयतुर कहलाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। जो अबुझ माड़िया जनजाति है ना, ये गोंड जनजाति की ही एक उपजाति है, तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला दिया है, अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है। जी हाँ, बिल्कुल सही है ये, तो ये आपका गलत है। प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ये आपका सही नहीं है, तो यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अबुझ माड़िया गोंड जनजाति की उपजाति है, बिल्कुल सही है। नारायणपुर के अबुझमाड़ क्षेत्र में इनका निवास है और अबुझ माड़िया जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आती है। उर्राव जनजाति की प्रमुख बोली कुरुख है। जी हाँ, उर्राव जनजाति जिसमें सरहुल पर्व, सरहुल नृत्य मनाया जाता है, तो इनकी जो बोली है वो क्या है? कुरुख। कुरुख इनकी बोली है। कुरुख जो कि द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आती है, तो ये भी आपका सही है। क्या आपका आंसर होगा? ब, गोंड स्वयं को मेटाभूम कहते हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। गोंड स्वयं को क्या कहते हैं? कोयतोर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें प्रसिद्ध नृतप शास्त्री वेरियर एल्विन द्वारा नहीं लिखा गया है? नृतप शास्त्री मतलब जो इस टाइप की चीज़ों पर शोध करते हैं ना, जो मानव विज्ञान शास्त्री होते हैं, मतलब कि जो आदिवासी मानव समाज इन सब पे अध्ययन करते हैं, तो नृतप शास्त्री कहलाते हैं। तो वेरियर एल्विन, अच्छा यहाँ पर एक ही मात्रा आना था, माफ़ी चाहूँगा।
यहाँ पर एक ही मात्रा। तो वेरियर एल्विन द्वारा नहीं लिखा गया है कौन सी पुस्तक? तो वेरियर एल्विन, इसने हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सी जनजातियों पर रिसर्च किया, विशेष करके मुरिया जनजाति और उसकी घुटुल प्रथा पर। तो वेरियर एल्विन की एक रचना है मुड़िया एंड देयर घुटुल, मुड़िया एंड देयर घुटुल। तो वो भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मुड़िया एंड देयर घुटुल, जो कि वेरियर एल्विन की रचनाएं, काफी बार पूछा गया है। इनमें से वेरियर एल्विन की जो रचनाएं हैं, द बैगा है, द गौर है, द अगरिया है, लेकिन जो द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, ये वेरियर एल्विन ने नहीं लिखा है, इसको लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। किसने लिखा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है, जॉर्ज ग्रियर्सन, इसने जो है इस पुस्तक को लिखा है, द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द। वेरियर एल्विन की अन्य रचनाएं याद रखिएगा आप लोग, एक तो जो मैंने बताया मुड़िया एंड देयर घुटुल, मुड़िया एंड देयर घुटुल, टोटल 4 रचनाएं हैं, द बैगा, द गौर, द अगरिया, मुड़िया एंड देयर घुटुल। तो ये 4 चीज आप लोग ध्यान रखेंगे वेरियर एल्विन की रचना। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में और भी पुस्तकें लिखी गई है जनजातियों के ऊपर। एक याद रखेंगे आप लोग, एस.सी. रॉय द बिरहोर, एस.सी. रॉय की पुस्तक द बिरहोर, श्यामचरण दुबे द कमार, श्यामचरण दुबे की द कमार। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बुक है जो कई बार पूछी जा चुकी है, ट्राइबल इकोनॉमी दयाशंकर नाग द्वारा लिखा गया है। तो ये तमाम चीजें अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो आज अधिकतर इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने लिया है। तो निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? पहला दिया हुआ है, सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ी जनजाति समूह गोंड है, ये कथन बिल्कुल सही है। तो गोंड जो है सबसे बड़ी जनजाति समूह है। कुल जनजाति जनसंख्या का लगभग 56% गोंड जनजाति है। ध्यान रखेंगे, गोंडों की जो जनसंख्या है कुल जनजाति जनसंख्या में लगभग 56% के करीब है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अगला दिया हुआ है, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित, ये त लगना था यहाँ पर, आज क्या हुआ, बहुत ज्यादा मिस्टेक किया है मैंने। तो आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित जनजाति हल्बा जनजाति है, बिल्कुल सही है। जो हल्बा जनजाति, जो कि बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, रायपुर में भी कुछ मिलते हैं। तो ये जो हल्बा जनजाति के जो लोग हैं ना, जिनकी बोली हल्बी है, तो ये आर्थिक दृष्टि से जनजातियों में सर्वाधिक संपन्न माने जाते हैं, मतलब थोड़े से पैसे वाले होते हैं, ये हम लोग बोल सकते हैं जनजातियों में। तो ये भी सही है। अगला दिया है, सर्वाधिक साक्षर जनजाति कंवर है। तो देखो, जो कंवर, जो मैंने पीछे बताया कि इनका पारंपरिक कार्य सैन्य कार्य है, तो ये सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, नहीं है, ये गलत है। जो उर्राव जनजाति है ना, वो जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति है, उर्राव जनजाति। जनजातियों में सर्वाधिक साक्षर जनजाति उर्राव जनजाति है। इनमें जो है साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है जनजातियों में, अगर हम लोग तुलना करें। तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो ये आपका उत्तर होगा श। अगला दिया है, सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध जनजाति मुरिया जनजाति है। तो ये बिल्कुल सही है। जो मुरिया जनजाति है ना, जो बस्तर क्षेत्र में निवास करती है, जिनमें घुटुल प्रथा प्रचलित है, तो ये लोग जो हैं सांस्कृतिक दृष्टि से सर्वाधिक समृद्ध माने जाते हैं। इनके अलावा कुछ और चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति, मतलब कि हमारे यहाँ जितनी भी जनजातियां हैं ना, टोटल 42 जनजातियां हैं, वो जो कि 161 उपजातियों में बटे हुए हैं। तो इनमें सबसे ज्यादा पिछड़ी जनजाति माना जाता है अबुझमाड़िया जनजाति को। वैसे तो हमारे छत्तीसगढ़ में 7 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है, जिनमें कमार है, बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, बिरहोर है, अबुझमाड़िया है, उसके बाद पंडो और भुंजिया। जो पंडो और भुंजिया है, इसको राज्य सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। लेकिन इन 7 में भी सबसे ज्यादा पिछड़ी अगर कोई जनजाति है तो वो अबुझमाड़िया जनजाति है। सबसे पिछड़ी जनजाति अबुझमाड़िया जनजाति। सामाजिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्कृष्ट जाति, मतलब कि जिसका समाज में थोड़ा सा उच्च स्थान है ऐसा माना जाता है, तो वो भतरा जनजाति को माना जाता है, जो कि सेवक के रूप में काम करते हैं। तो इनका सामाजिक दृष्टि से समाज में उच्च स्थान माना जाता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा, पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो बिल्कुल ऐसे ही टाइप से क्वेश्चन लिया है मैंने आज। तो दिया है एक तरफ पहाड़ी मैना, मतलब अलग अलग चीजें दी है। तो पहाड़ी मैना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, तो पहाड़ी मैना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? बीजापुर जिले में है। तो
ये आपका गलत हो जाएगा। ये जो है ना पहाड़ी मैना, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ की राजकीय पक्षी है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में नहीं पाई जाती है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, तो अ आपका उत्तर होगा। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी मैना पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हम लोग देख लेते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व अचानकमार, ये बिल्कुल सही है। 2005 में अचानकमार अभ्यारण्य को बायोस्फीयर का दर्जा दिया गया। ये ना भारत का 14वां बायोस्फीयर रिजर्व है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमारे भारत में कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ये जो अचानकमार बायोस्फीयर रिजर्व है, ये देश का 14वें नंबर का बायोस्फीयर रिजर्व है, जिसकी स्थापना वर्ष 2005 में हुई थी। उसके बाद अगला दिया है सर्वाधिक वन भैंसा उदंती अभ्यारण्य में, बिल्कुल सही है। उदंती अभ्यारण्य जो कि गरियाबंद जिले में है, तो यहाँ पर जो है सर्वाधिक वन भैंसा पाए जाते हैं। यहाँ पर जो वन भैंसा होते हैं ना, वो काफ़ी बड़े होते हैं। जो नॉर्मल जो भैंस होते हैं ना, जो आप लोगों के गांव वगैरह में भी आप लोगों ने देखा होगा भैंस, तो उससे काफ़ी बड़े होते हैं वन भैंसा, जंगली भैंसे। अगला दिया है भैंसा दरहा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल सही है। भैंसा दरहा, देखो जो भैंसा दरहा है, ये मगरमच्छों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। तो ये कहाँ पर है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। कब? सन 1982 में। लेकिन वर्तमान समय में ये बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। लेकिन अगर कभी पूछा जाए एशिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व किसको घोषित किया गया था, तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में है, इसको 1982 में बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो एक तरफ अलग अलग चीजें दी है। तितली पार्क, तो ये जो तितली पार्क है, ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, बिल्कुल सही है। देखो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, इसमें बहुत कुछ है। एक तो आपका पहाड़ी मैना कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो कि बस्तर जिले में, देखो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर जिले में है। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में एक तो आपका तितली पार्क हो गया। दूसरा इसमें आप याद रखेंगे, पीछे हम लोगों ने देखा पहाड़ी मैना, उसके अलावा भैंसा दरहा जहां पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। तीरथगढ़ जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात वो भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। कांगेर धारा जलप्रपात वो भी इसी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत है। देखो जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसके बीच से कांगेर नदी प्रवाहित होती है और कांगेर नदी में है कांगेर धारा जलप्रपात। और कांगेर नदी की सहायक नदी है मुनगा बहार नदी। मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात, ये भी कहाँ है? आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। इसके बाद कुटुमसर की गुफा, कुटुमसर की गुफा भी कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। मतलब बहुत कुछ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, ध्यान रखना है आप लोगों को। अगला दिया है कानन पेंडारी। देखो जो कानन पेंडारी है ना, ये आपके रायपुर दिया हुआ, ये गलत है। रायपुर में नहीं है कानन पेंडारी। कहां पर है? बिलासपुर जिले में है कानन पेंडारी, जो कि एक कहना चाहिए एक क्या कहेंगे, एक तरह से ये ना जैसे रायपुर में जंगल सफारी है, हालांकि उस टाइप का नहीं है। एक तरह से आप इसको समझ सकते हो कि एक पार्क है जहां पर आपका जानवर वानवर भी हैं। तो कानन पेंडारी बिलासपुर में। उसके बाद कुटरू गेम सेंचुरी, कुटरू गेम सेंचुरी ये बीजापुर जिले में है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है कुटरू गेम सेंचुरी। उसके बाद अगला दिया है नंदनवन, नंदनवन रायपुर में है, बिल्कुल सही है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना था, तो ब आपका आंसर होगा। कानन पेंडारी जो कि बिलासपुर जिले में है, न कि रायपुर जिले में। और रायपुर में ही जंगल सफारी को आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जिले में मगरमच्छ संरक्षण स्थल नहीं है। अच्छा क्या होना था? निम्नलिखित में से किस होना था यहाँ पर? निम्नलिखित में से किस जिले में मगरमच्छ संरक्षण स्थल नहीं है? तो हमारे छत्तीसगढ़ में 3 ऐसे जिले हैं जहां पर मगरमच्छ संरक्षण स्थल है। तो कहां पर मगरमच्छ संरक्षण स्थल नहीं है? तो देखो बस्तर में तो है, जांजगीर चांपा में है, नारायणपुर में है, लेकिन दंतेवाड़ा में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द। बस्तर की अगर मैं बात करूं तो अभी मैंने पीछे बताया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भैंसा दरहा, भैंसा दरहा जो कि एक जल का स्रोत है, वहां पर जो है मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण
किया जाता है। तो कांगेर घाटी, अगर कभी बोल दे कि कांगेर घाटी में मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है तो वो भी बिल्कुल सही होगा, कांगेर घाटी में ही तो भैंसादर रहा है ना। अगला दिया है जांजगीर चांपा। तो देखो जांजगीर चांपा में एक स्थान है कोटनी सोनार, कोटनी सोनार। तो कोटनी सोनार में भी मगरमच्छों का प्राकृतिक रूप से संरक्षण किया जाता है। नारायणपुर में एक नदी है जाटलूर नदी, जाटलूर नदी। तो उस जाटलूर नदी में आपका जो मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, मगरमच्छों के लिए 3 स्थल जाने जाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं भालू, मतलब भालू का संरक्षण जिसको जामवंत परियोजना के रूप में संरक्षण किया जा रहा है, तो ये आपका जो मरवाही है, कटघोरा है, मनेन्द्रगढ़ है, इस तरफ जो है भालू को संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। वहीं अगर हाथियों की बात करें तो जसपुर, रायगढ़, महासमुंद, इस तरफ जो है हाथियों के लिए परियोजना चलाई जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ का एक पड़ोसी राज्य है झारखंड। झारखंड का राजकीय पशु है हाथी, और झारखंड से ही हाथियों का प्रवेश हमारे छत्तीसगढ़ में होता है। और ये जो हाथी हैं, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर काफी नुकसान पहुंचाते हैं, खेत वगैरह को बर्बाद कर देते हैं। इसके अलावा जो ग्रामीणों के जो घर हैं उनको भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2012 में अस्तित्व में आए 9 जिलों के मात्र जिलों के संबंध में कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। तो वर्ष 2012 में 9 नए जिले अस्तित्व में आए, तो किस, मतलब कि कौन सा जिला किस जिले को अलग करके बनाया गया, मतलब कि किस जिला का मात्र जिला कौन सा है। तो मुंगेली का जो मात्र जिला है बिलासपुर है, बिल्कुल सही है, बिलासपुर जिले से ही मुंगेली जिला बनाया गया। सुकमा, बीजापुर, ये गलत है। जो सुकमा जिला है ये दंतेवाड़ा जिले से अलग होकर के बना है। तो सुकमा जिला का मात्र जिला कौन सा हुआ, दंतेवाड़ा। तो ये आपका आंसर होगा ब। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ब। बालोद दुर्ग जिले को अलग करके बनाया गया, बिल्कुल सही है। सूरजपुर सरगुजा जिले को अलग करके बनाया गया। इनके अलावा टोटल बोल रहा है ना 9 जिलों का गठन किया गया, तो 4 तो हो गए, 5 कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो सरगुजा से ही बलरामपुर जिला एक बनाया गया। बलरामपुर जिले का मात्र जिला क्या है, सरगुजा। तो सरगुजा जिले से 2 जिले बनाए गए, सूरजपुर और सरगुजा। उसके बाद बिलासपुर से तो आपका मुंगेली हो गया। इसके बाद रायपुर जिले से 2 नए जिले बनाए गए, एक तो बलौदाबाजार, दूसरा बनाया गया गरियाबंद। दुर्ग जिले से 2 जिले बनाए गए, एक तो बालोद, दूसरा बेमेतरा। उसके बाद बस्तर जिले को अलग करके, मतलब कि बस्तर जिले से कोंडागांव जिला बनाया गया, नया जिला। तो कोंडागांव का मात्र जिला बस्तर। उसके बाद दंतेवाड़ा से अलग करके बनाया गया सुकमा जिला। तो ये टोटल 9 जिले आपको याद रखना है, जो 9 जिले 2012 में अस्तित्व में आए, और इनके मात्र जिले कौन से थे ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी 28वां जिला बना है गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, बिलासपुर जिले से अलग होकर के। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है तो हमारे छत्तीसगढ़ के जो पर्वत पहाड़ हैं उनके बारे में दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहला दिया हुआ है बदरगढ़। इनकी हाइट दी हुई है, मतलब कि सुमेलित करना है। तो जो बदरगढ़ का जो हाइट है ये आपका होगा 1176 मीटर, ये सेम यही है। नंदीराज जो कि दंतेवाड़ा क्षेत्र में है 1210 मीटर, मैनपाट 1152 मीटर, गौरलाटा 1225 मीटर। तो क्या आपका उत्तर होगा 1 4 2 3, 1 4 2 3, ये आपका आंसर होगा 1 4 2 3, ये ब आपका राइट आंसर होगा। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। बदरगढ़ की अगर मैं बात करूं जो कि 1176 मीटर ऊंचा है, तो ये मैकल पर्वत श्रृंखला में आता है। मैकल पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है बदरगढ़ की पहाड़ियां। नंदीराज जो कि 1210 मीटर ऊंचा है, ये दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में है नंदीराज पर्वत। और उसके बाद जो मैनपाट दिया हुआ है जो कि सरगुजा के अंबिकापुर सरगुजा में है, सरगुजा जिले में 1152 मीटर मैनपाट, और मैनपाट में ही तिब्बती शरणार्थियों को शरण दिया गया है। उस पर जो गौरलाटा है जो कि 1225 मीटर हाइट है, ये बलरामपुर जिले के सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत आता है। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है, ध्यान रखेंगे। जो गौरलाटा है सबसे ऊंचा, ये गौरलाटा पहले नंबर में, दूसरे नंबर में नंदीराज, तीसरे नंबर में बदरगढ़, चौथे नंबर में मैनपाट। ये क्रम भी आप लोग याद रखेंगे। देवगढ़ की पहाड़ी जो कि सरगुजा क्षेत्र में है, 1033 मीटर उसकी ऊंचाई है देवगढ़ की पहाड़ियां। तो ये भी काफी बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का जो वीडियो है, काफी जल्दी खत्म कर रहा हूं।
थोड़ा सा डिटेल मैंने कम बताया है आज की इस वीडियो में। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो एक तरफ नदी और उनके प्राचीन नाम दिए हुए हैं, देख लेते हैं। तो इंद्रावती का प्राचीन नाम बोल रहा है मंदाकिनी। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इंद्रावती को मंदाकिनी। एक मिनट, कौन सा सुमेलित है वो बताना है ना। हाँ, इंद्रावती ही यहाँ पर सही है, क्योंकि इंद्रावती को ही मंदाकिनी बोला गया है। अगर कोटरी को बोले ना, कोटरी जो कि राजनांदगांव जिले के मोहला तहसील से निकलती है और इंद्रावती की सहायक नदी है। कोटरी को ना परलकोट नदी बोला जाता है, कोलाब नहीं बोला जाता है, परलकोट नदी बोला जाता है। परलकोट क्षेत्र से होकर के ये गुजरती है, कोटरी नदी परलकोट क्षेत्र से बहती है, इसी कारण इसको जो है परलकोट नदी भी बोला जाता है। परलकोट क्षेत्र में ही 1825 में गेंद सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया था। सबरी नदी इसको जो है कोलाब बोला जाता है, निडिला नहीं बोला जाता है। सबरी नदी का दूसरा नाम जो है कोलाब है, या पुराना नाम कोलाब है सबरी नदी का। सबरी नदी जो कि बस्तर क्षेत्र में प्रवाहित होती है और सुकमा, कोंटा जैसे नगर इसके तट पर बसे हुए हैं। और सबरी किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी है। ध्यान रखेंगे, सबरी दक्षिण में प्रवाहित होती है, लेकिन इंद्रावती की सहायक नदी नहीं है, गोदावरी की सहायक नदी है। रिहंद नदी, रिहंद का जो प्राचीन नाम है ना, मतलब अलग जो नाम है, वो रेंड मिलता है, रेवा भी मिलता है रिहंद का, जो कि सरगुजा क्षेत्र में प्रवाहित होती है। और ये सोन नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की। तो जो रिहंद नदी है ये सोन गंगा अपवाह तंत्र का हिस्सा है। रिहंद नदी को सरगुजा का जीवन रेखा बोला जाता है, इंद्रावती को बस्तर की जीवन रेखा बोला जाता है। और ये जो निडिला है ना, ये लीलागर नदी की सहायक नदी है। काफी बार पूछा गया है लीलागर मतलब जो निडिला है ये लीलागर नदी का पुराना नाम है। मैंने शायद सहायक नदी बोल दिया था, तो लीलागर इसका पुराना नाम था निडिला। और लीलागर किसकी सहायक नदी है? तो शिवनाथ नदी की सहायक नदी है। काफी बार पूछा गया है लीलागर निडिला, ध्यान रखेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित है ये बताना था, तो आपका अ जो है सुमेलित है, तो अ आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ की दूसरी नदियों के क्या क्या नाम है वो भी आप लोगों को याद रखना है। जैसे कि महानदी को चित्रोत्पला भी बोला जाता था। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? धमतरी के सिहावा पर्वत से उद्गम हुआ है। महानदी हमारे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है, सबसे बड़ी अपवाह तंत्र है ना महानदी अपवाह तंत्र। और महानदी सीधे कहाँ जाके मिलती है? बंगाल की खाड़ी में मिलती है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी शिवनाथ नदी है। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन पर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी गई, अगर उसमें आपको डाउट लगता है तब भी आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।